Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IS current affair of November 2020. The topic जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, साइंस एंड टेक के जितने भी न्यूज़ हैं वो पूरे कवर करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 न्यूज़ हैं, एंटायर साइंस एंड टेक पे डिस्कशन होगा। इसके पहले हमारे कुछ जो पोर्शंस है जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, इस तरीके के जितने टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। ठीक है, एंटायर डिस्कशन के जो वीडियोस हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा हो देन यू कैन गो टू दैट लिंक एंड यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। एंड रिगार्डिंग अदर सेक्शन, ठीक है, जैसे कि सोशल इशू हो गया, कल्चर, एथिक्स, ठीक है, ये बाकी जो टॉपिक्स है उसका डिस्कशन अब तक नहीं हुआ है, बट आई विल अपलोड इट विद इन द फ्यू डेज। And regarding today's discussion, that will be completely focused on the science and tech. Okay, so let's start. There are 5 news, that is first one is related to the manned space mission, and next one is a Venus orbiting mission, geospatial technology, draft data center policy 2020, and India as a global data central hub, and CV रमन। ठीक है, तो इतने 5 न्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The first news from the science and technology is that the manned space mission, तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो नासा है उन्होंने उनका एक फर्स्ट फुल प्लेज ह्यूमन मिशन, ठीक है, जिसको Crew-1 ऐसा बोला है, ठीक है, उसको जो है यूजिंग अ प्राइवेटली ओन एक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, उसके थ्रू जो है लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अभी ये Crew-1 मिशन क्या है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नासा फर्स्ट कमर्शियल ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो नासा की फर्स्ट कमर्शियल ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम का पार्ट है Crew-1 मिशन। ठीक है, जहाँ पे क्रू ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट, ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन ब्रॉड स्पेस एक क्रू स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है रेजिलेंस। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है लॉन्च हुआ है। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट है वहाँ पे, एंड इट इज़ द फर्स्ट 6 क्रू मिशन जो नासा और स्पेस एक्स ने ऑपरेट किया है एज अ पार्ट ऑफ अ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे हमने यहाँ पे बोला है, ठीक है, रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये क्या होता है, एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है दैट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर ह्यूमन एवर पुट इनटू द स्पेस। ठीक है, एक लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, जो ऑर्बिट होता है अराउंड द अर्थ, एंड इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम रिसर्च फॉर अ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, मेन पार्टनर्स अगर देखे जाए यहाँ पे, तो नासा का यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स से नासा, ठीक है, रशिया से रोस्को रोस्कॉमस, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड अ कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, करंटली प्लान अगर देखा जाए, द कॉल फॉर अ स्पेस स्टेशन टू बी ऑपरेटेड एटलीस्ट थ्रू एटलीस्ट 24। ओके, सो दिस इज़ अ करंटली उनका जो प्लान है। ठीक है, ये हो गया हमारा Crew-1 मिशन के बारे में। उसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भी बारे में कवर कर लिया। अब हम देखते हैं ये जो मैन स्पेस मिशन है उसके बारे में। तो ये जो मिशन है वो इंक्लूड करता है ह्यूमन को, ठीक है, तो इंसान को सेंड करना, ठीक है, सेंडिंग ह्यूमन अब्रॉड स्पेस क्राफ्ट बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, इन अप्रैल 1961 जो सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत के कॉस्मोनॉट थे, ठीक है, कॉस्मोनॉट यूरी गैरगिन, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन बने थे जिसने स्पेस पे रीच किया। एंड अंटिल नाउ ओनली यूएस, रशिया और चाइना, ठीक है, उन्होंने ही मैनेज किया है कि किसी भी एक मैन को, ठीक है, मैन को टू सेंड दैट पर्टिकुलर टू सेंड द मैन टू द स्पेस। ठीक है, दैट इज़ अ मैन मिशन टू द आउटर स्पेस। ठीक है, तो इंडिया का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी प्लान कर रहा है कि वो किस एक जो है फर्स्ट मैन स्पेस मिशन को लॉन्च करे जिसका नाम दिया है गगनयान। ठीक है, तो ये जो गगनयान है, ठीक है, इसकी जो डिज़ाइन है इस तरीके से की गई है कि वहाँ पे 3 जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट
टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। उसका अगर ऑर्बिट अगर किलोमीटर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ऑर्बिट ऑफ 300 to 400 किलोमीटर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days, ठीक है। एंड इट विल बी टेक ऑफ फ्रॉम अ GSLV MK3 से वो टेक ऑफ लेगा। एंड उसकी अगर कैपेबल देखा जाए, ठीक है, विच इज़ वेरी कैपेबल फॉर लॉन्चिंग 4 टन सैटेलाइट इन अ जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स, ठीक है। अब ये जो GSLV MK3 है, ठीक है, इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ 3 स्टेज व्हीकल, ठीक है। 3 स्टेज व्हीकल है, दैट इज दो जो है उसमें, ठीक है, 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन अ मोटर्स एंड वन इज अ लिक्विड कोर स्टेज, ठीक है, एंड हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक, ठीक है, दैट इज द लिक्विड ऑक्सीजन एंड द लिक्विड हाइड्रोजन रहेगा अपर स्टेज में, ठीक है। तो ये हो गया 3 स्टेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर GSLV MK3। अभी ये जो गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, वो भी क्रिएट की गई है, ठीक है, विद द मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज जो डेलिबरेटली वर्क कर रहे हैं ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस मिशन। गगनयान इंक्लूड करता है स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्रू मॉड्यूल्स, एस्ट्रोनॉमिक सॉरी एटमॉस्फेरिक रेनेटरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको केयर 2014 बोला था। GSLV MK3 दैट इज 2014 का है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड अ क्रू स्पेस सिस्टम एंड अ पैड अबाउट अब्रॉड टेस्ट, ठीक है। तो ये सारा उसमें इंक्लूडेड है। अब हम देखते हैं ये जो हमारा इंडिया का मिशन है, ठीक है, गगनयान, इंडिया जो प्लान कर रहा है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन, ओके। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो मिशन का इतना सिग्निफिकेंस है जो वैल्यू करेगा इंडिया के स्पेस एक्टिविटीज़ को, ठीक है, एक वैल्यू एडिशन हो जाएंगे इंडिया के जितनी भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर देगा ये मिशन। उसके साथ साथ ये जो मिशन रहेगा इट रीएस्टैब्लिश करेगा इंडिया का एक मेजर रोल प्ले करता है इन द स्पेस इंडस्ट्री एंड इट विल ऑल्सो हेल्प कि इम्प्रूव करे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड गिविंग अ स्पेस टू द स्पेस डिप्लोमेसी। एक सिक्योरिटाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है, हैज़ बीन इम्पैक्ट ऑन अ नेशनल सिक्योरिटी एंड उसी के एक्सपेक्ट में अगर देखा जाए तो इसका एक इस मिशन का एक स्ट्रेटेजिक डोमेन भी है स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो अट्रैक्ट करती है, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ अ टैलेंट टू द scientist career, scientific knowledge and it is accepted to give a impetus to the economic activity within the country, जैसे कि in term of employment हो गया, human resource development and other industrial capabilities, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये गगनयान मिशन है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंस। रिगार्डिंग फ्यू चैलेंजेस जो इंडिया को कैरी कर सकते हैं वाइल टेकिंग द मैन स्पेस मिशन, तो सबसे पहला है फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंसिंग सच मिशन, ठीक है, तो इस टाइप के जो मिशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट नीड है दैट इज़ द फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ गगनयान जो है 12,000 करोड़ बोला गया है, ठीक है, प्रोजेक्शन अगर लगाया गया है। बट इसरो जो है, इसरो इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बजट कंप्लीट द प्रोजेक्ट आउटलेट ऑफ अ 10,000 करोड़ ओनली, ठीक है। तो इंडिया इसरो को बस 10,000 करोड़ मिला, पर अब पूरा प्रोजेक्शन अगर लगाया जाए तो 12,000 करोड़ तक उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग जो चैलेंज आ सकती है दैट इज़ अ फाइनेंसिंग, ओके। नेक्स्ट इज अ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस किस तरीके से, तो फर्स्ट वन देख सकते हैं कि मास्टरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिटेनरी एंड रिकवरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अनलाइक अदर अगर स्पेस क्राफ्ट देखा जाए, ठीक है, जो मैन स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी जो है कमबैक जो है सेफली करना जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके साथ साथ वाइल रिटेनिंग द अर्थ एटमॉस्फियर स्पेसक्राफ्ट जो है, ठीक है, नीड टू विथस्टैंड इट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड इंश्योर करना चाहिए उसी एक पर्टिकुलर प्रिसाइज स्पीड एंड उसका जो एंगल होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, रिटेनरी एंड रिकवरी ऑफ अ टेक्नोलॉजी, वो एक मेजर चैलेंज हो सकता है। उसके साथ साथ जो क्रू एक्सेप्ट सिस्टम दैट इज इट प्रोवाइड एन इमरजेंसी एक्सेप्ट मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर द एस्ट्रोनॉट, ठीक है, इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो दिस आर द मेन चैलेंजेस रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे और एक चैलेंजेस मेंशन किया है दैट इज डेवलपिंग रीजनरेटिव इन्वायरमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, दैट इज एस्ट्रोनॉट जो होता है, ठीक है, शुल कैरी ओनली अ लिमिटेड सप्लाई विद देम, ठीक है। तो रीजनरेटिव इन्वायरमेंट जो है नीड है कि वो डेवलप करे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मैनेज द ह्यूमन वेस्ट। अलॉन्ग विद दिस नीड ऑफ अ हेवियर रॉकेट, ठीक है। तो हेवियर जो हेवी लिफ्ट जो रॉकेट सिंप्लीफाइज करता है मिशन के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर होना चाहिए, ठीक है,
इस तरीके का जो रॉकेट होना चाहिए, ठीक है, जो हेवियर जो है थिंग्स को कैरी कर सके, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। एंड रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट जो है उनको जीना है, ठीक है, वहाँ पे वेन एवर दे विल रीच टू द स्पेस, उनको उनकी जो उनको उस टाइम पे जीरो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा, एंड दस ऑलमोस्ट 10 टाइम मोर रेडिएशन दैन वॉट दे आर सब्जेक्टेड ऑन द अर्थ, एंड दस एक इन अवेयरनेस जो है of a celestial object in part of a rocket or satellite and the communication is a major challenge along with this। 2012 में क्या हुआ था, एक टारगेट सेट किया गया था फॉर सेटिंग अप द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉट। हाउएवर ये जो प्रोजेक्ट है उसको डिले करते गया, एंड फर्दर ऐसा हुआ है कि द इंडियन एस्ट्रोनॉट आर बीइंग ट्रेन बाय द रशिया, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट और द फ्यू चैलेंजेस जो आ सकते हैं वाइल वी आर प्लानिंग टू कैरी आउट द मैन स्पेस मिशन। अब देखते हैं व्हाट इज द वे अहेड। सो वे अहेड सबसे पहला ऐसा है कि लिवरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो इसरो जो है इज लिवरेजिंग एंड लिवरेजिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर फॉर अ वेरियस इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक्सपांशन जो है, ठीक है, इन फील्ड ऑफ अ कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है फॉर डेवलपिंग द फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीड है फॉर डेवलपिंग द स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट इज एक्सपांडिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, अदर देन रशिया, ठीक है, यूएस फ्रांस जैसे जो कंट्रीज है उनके थ्रू भी जो है हम ट्रेनिंग सपोर्ट ले सकते हैं फॉर द एस्ट्रोनॉट्स, एंड अलॉन्ग विद दिस डूइंग अवे द ब्यूरोक्रेटिक हैशलेस, दैट इज क्रायोजेनिक जो इंजन डेवलपमेंट है हैज़ बिन डिले फॉर अ डिकेड ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक हैशनेस, ठीक है। तो प्रायोरिटीज जो है उसको देना चाहिए, ठीक है, इंश्योर करनी चाहिए, ठीक है, इन द पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसरो जो है इज imparting a basic knowledge on a space technology, space साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन टू द 10th स्टैंडर्ड टू द वेरियस प्रोग्राम, जैसे कि यूवी का हो गया, ठीक है। तो सिमिलर प्रोग्राम जो है वो लाने चाहिए, एंड दस जो है एक हम बोल सकते हैं एक स्पेशलाइज नॉलेज जो है यूथ को प्रोवाइड करना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दिस टू ओवरकम द चैलेंजेस रिलेटेड टू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, a steady and a continuous upward progression toward a greater society or scientific and a technological development is being required। So these are the few way ahead हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ अ वेनस ऑर्बिटिंग मिशन, दैट इज़ शुक्रयान, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया की जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ इसरो, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है 20 स्पेस बेस एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल फॉर इट्स प्रपोज्ड वेनस ऑर्बिटिंग मिशन, जिसको शुक्रयान बोला है। और न्यूज़ में क्या था इसके रिलेटेड, तो इसरो जो है हैज़ बीन soliciting the idea for a scientific instrument or a payload for a Venus based mission since 2018, ठीक है। इस मिशन के लिए 20 प्रपोजल जो है वो रिसीव हुए हैं, जहाँ पे कोलैबोरेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रशिया, फ्रांस, स्वीडन एंड जर्मनी भी इंक्लूडेड हैं, एंड द वन ऑलरेडी सिलेक्टेड इज फ्रांस वायरल इंस्ट्रूमेंट, जिसको वेनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर भी बोला जाता है, ठीक है। वो को डेवलप हुआ है विद द रशियन स्पेस एजेंसी एंड अ फ्रांस स्पेस एजेंसी। अलॉन्ग विद दिस लैटमॉस एटमॉस्फियर इन्वायरमेंट एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी वो भी अटैच की गई है विद द फ्रांस नेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। इंडिया का जो मिशन है टू द वेनस, स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ अ स्पेस फिजिक्स, ठीक है, वो भी एंगेज है इसमें, एंड पॉसिबल डिटेक्शन जो है ऑफ अ फॉस्पिन इन द वेनस अपर एटमॉस्फियर, ठीक है, शो अ प्रोस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ देयर, ठीक है। तो फॉस्पिन का जो डिटेक्शन है वहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अलॉन्ग विद दिस टिल नाउ नो कोई भी इंसान जो है अब तक वेनस पे विजिट नहीं किया है। सो ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस जो स्पेस क्राफ्ट है हैज़ नॉट बीन सेंड टू डू नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ठीक है, ड्यू टू द हाई सर्फेस टेम्परेचर, एंड दिस इज द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग ये जो मिशन है, ठीक है, शुक्रयान, ठीक है, जो इसरो प्लान कर रहा है और जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल, ठीक है। अब हम देखते हैं एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, वाई टू एक्सप्लोर अ स्पेस, ठीक है। तो स्पेस को इतना एक्सप्लोर करने की क्या नीड है, तो सबसे पहला नीड है कि एक्सप्लोरिंग द मार्स, ठीक है, जो मार्स प्लैनेट को हमने एक्सप्लोर किया था उस टाइम पे हमें पता चले कि वहाँ पे कुछ एविडेंसेस है वाटर के, एंड फर्दर ह्यूमन जो है कैन बिल्ड अप अपॉन दिस नॉलेज एंड लुक टू द साइन
ऑफ अ लाइफ, ठीक है। तो लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस तरीके का हम नॉलेज वहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। एंड along with this, operating a translunar space that is surrounding the earth moon system can research galactic cosmic radiation, potentially the most threatening element of a human life. तो and exploring such type of a radiation वो कहीं ना कहीं help कर सकते हैं to lead a medical advancement on the earth. Exploring the earth object हमें help कर सकती है to study the different material, ठीक है, जो that it come from the sun, solar nebula, ठीक है। उस तरीके से डिफरेंट जो है क्वेश्चन हमारे जो माइंड में अराइज होते हैं कि हाउ द सोलर सिस्टम फ्रॉम फॉर्म, उसके जैसे अर्थ पे वाटर कैसा क्यों आया, ठीक है, अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे पता चले हैं, ठीक है। तो ये जो इनिशियल हमारे पे क्वेश्चंस है उसका भी एक जो आंसर है हम स्पेस का एक्सप्लोर करने के बाद मिल सकता है। एंड स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, और जो अर्थ पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर में अगर हमें इफ कंडीशन अराइज, हमें अगर दूसरे प्लानट पे शिफ्ट करना हो तो किस तरीके से प्लानट में हम कौन से प्लानट पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर थ्रेटन एंड इम्पैक्ट जो है उस पर उसको भी रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हमें हेल्पफुल रह सकता है। अलॉन्ग विद दिस ये कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर सकता है टूवर्ड द रिसोर्सेज जो अवेलेबल है इन द स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया कि क्यों हमें जो है इतना ध्यान देना चाहिए फॉर एक्सप्लोरिंग द स्पेस एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर द स्पेस। अब हम देखते हैं वेनस के बारे में, ठीक है। तो जिसका हमें मिशन दिखा है, जिसका नाम दिया है हमने शुक्रयान, ठीक है। तो फॉर्मेशन अगर देखा जाए, इट इज़ बिलीव दैट अर्थ और जो वेनस है बोथ प्लैनेट जो है उन्होंने कॉमन ओरिजिन शेयर की है, ठीक है। एंड अबाउट आउट ऑफ कंसीडिंग नेबुलसिटी, दैट इज ग्रेविटी जो पुल करती है स्वेलिंग स्क्रीलिंग गैस एंड अ डस्ट टुगेदर एंड अबाउट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। सिमिलैरिटी अगर देखा जाए वेनस और अर्थ के बीच में, तो वेनस का जो रेडियस है दैट इज 6052 किलोमीटर, डेंसिटी इज 5250 kg पर मीटर क्यूब एंड ग्रेविटी इज 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रफली अगर आइडिया दिया जाए तो वेनस का इतना है, अर्थ का भी नियर अबाउट इतना दिया है, ठीक है। ये जो स्टैट है, ठीक है, ग्रेविटी 9.8 एंड डेंसिटी 5520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रेडियस ऑल्सो, ठीक है। तो क्वाइट सिमिलैरिटीज़ है उसमें। उसके साथ साथ जो वेनस है हैज़ अ सेंट्रल कोर रॉकी मैंटल एंड अ सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, जैसे कि अर्थ के स्ट्रक्चर में है। एंड इवन दो अर्थ और वेनस की जो साइज है वो भी क्वाइट सिमिलर है। अलॉन्ग विद दिस सिमिलर साइज आयन कोर, द मैग्नेटिक फील्ड इज मच वीकर देन दैट ऑफ अर्थ ड्यू टू द वेनस जो है वो स्लोली रोटेट होता है। अलॉन्ग विद दिस वेनस जो है उसमें माउंटेन्स, वैलीज, 10,000 ऑफ अ वॉल्केनोज विद द हाइस्ट माउंटेन मैक्सवेल माउंटेन, ठीक है, ये भी पता है वहाँ पे, ऐसा पता चला है। सिमिलर ये जो माउंटेन है, ठीक है, हाइस्ट माउंटेन वहाँ की, ठीक है, मैक्सवेल माउंटेस, वो सिमिलर है टू द हाइस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ दैट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वेनस जो है इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ ट्विन सिस्टर ऑफ अ अर्थ बिकॉज ऑफ अ वेरियस सिमिलैरिटी, जैसे कि साइज में हो गया, मास में हो गया, डेंसिटी, बल्क कंपोजिशन एंड द ग्रेविटी, ठीक है। सो दिस इज अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेनस। रिगार्डिंग द एटमॉस्फियर वहाँ पे किस तरीके से है, तो वेनस का जो एटमॉस्फियर है वो मेनली कंसिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड विथ अ क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप जो ट्रैप करते हैं सन हीट को एंड रिजल्ट करता है उस वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हायर होता है, ठीक है। वेनस जो है इट इज़ अराउंड 30 जो है परसेंट क्लोजर है टू द सन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ एंड दस हम बोल सकते हैं कि हायर सोलर फ्लक्स है वहाँ पे। वेनस का अगर देखा जाए तो वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट इज़ कवर्ड विथ अ क्लाउड जो रिफ्लेक्ट करते हैं एंड स्कैटर करते हैं सनलाइट्स को, ठीक है। तो ये हो गया कि एटमॉस्फेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेनस के बारे में। अगर बाकी पॉइंट देखा जाए दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्बिट और रोटेशन, तो जो वेनस है वो मेनली रोटेट होता है ईस्ट टू वेस्ट फॉर्म में एंड अनलाइक अर्थ का देखा जाए तो वेस्ट टू ईस्ट फॉर्म में होता है। उसका जो कंप्लीट रोटेशन है वो वन रोटेशन इन 243 अर्थ डेज, ठीक है। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दैट इज लॉन्गेस्ट डे ऑफ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। वेनस का अगर देखा जाए मेक अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन दैट इज वेनुसियन ईयर इन 2 to 5 अर्थ डेज एंड ऑर्बिट अराउंड द सन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड वाइल अदर प्लैनेट का अगर देखा जाए वो इलिप्टिकल या ओवल शेप ऑर्बिट है, उनका मेनली वेनस का सर्कुलर है। वेनस पे कोई भी टाइप का मून नहीं है। अगर अर्थ का देखा जाए तो ऑब्वियसली वी हैव अ वन मून।
अब हम देखते हैं और कोई दूसरे मिशन क्या है, ठीक है, जो वेनस रिलेटेड लाए गए हैं। दैट इज अ वेनिरा सीरीज ऑफ अ सोवियत यूनियन, मरीनी सीरीज ऑफ अ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी वेनस एक्सप्रेस, जापान अकास्तुकी स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, जो एंटर हुआ था वेनस को 2015 में, ठीक है, नासा मेगेलियन मिशन। एंड अलॉन्ग विद दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मिशन भी कंडक्ट किए गए हैं जो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोजिशन एंड डायनामिक जो है पार्ट रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अ वेनस, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू मिशंस रिलेटेड टू द वेनस। अब हम देखते हैं शुक्रयान जो मिशन है उसके बारे में। तो जो शुक्रयान है इट इज़ अ मिशन कि जो हेल्प करे टू स्टडी अबाउट द वेनस। एंड ये जो स्टडी है, ठीक है, प्लानट किस तरीके से होगी फॉर मोर देन 4 ईयर, ठीक है, एंड टू बी लॉन्च आइदर इन 2014 और 2024 या 2026 को आइदरली वो लॉन्च हो सकता है। एंड लॉन्चिंग ऑफ दिस मिशन ड्यूरिंग द ऑप्टिमल लॉन्च विंडो विल मिनिमाइज द स्पेसक्राफ्ट फ्यूल यूज ड्यूरिंग द प्लानेटरी ट्रांजिट। एंड ये जो पेलोड कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रपोज की गई है, दैट इज 2500 kg सैटेलाइट, दैट इज अनलाइकली अगर देखा जाए तो 175 kg विद अ 500 वैट ऑफ अ पावर, ठीक है। ये जो मिशन है, ठीक है, इट इज़ ए प्लान कि वो लॉन्च हो GSLV MK2 रॉकेट से और GSLV MK3 रॉकेट से। ये इसका जो प्रपोज ऑर्बिट है इट इज़ एक्सेप्टेड टू अराउंड 500 to 60,000 किलोमीटर अराउंड द वेनस। वन over the year it will be use arrow braking of a lower its orbit to 200 by 600 किलोमीटर। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस मिशन का तो ये हेल्प करेगा टू इन्वेस्टिगेट द सरफेस प्रोसेस एंड अ शैलो सबसर्फेस stratigraphy and study solar wind interaction and study the structure, composition and dynamic of a planet atmosphere, ठीक है। अभी रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट टू बी कैरिड विद द मिशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन से कैरी किए जाएंगे। तो सबसे पहला है कि सिस्टमैटिक अपर्चर रडार, ठीक है, जो हेल्प करेगा टू एग्जामिन द वेनेसियन सरफेस, ठीक है। सेकेंड इज दैट स्वीडिश इंडियन कोलेब्रेशन थ्रू बनाया हुआ वेनस न्यूट्रल एनालाइजर, जो हेल्प करेगा टू एग्जामिन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन जो इंटरैक्ट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ वेनस। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इंस्ट्रूमेंट टू एग्जामिन द प्लैनेट एटमॉस्फेयर इन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड अ सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस द प्रेजेंस ऑफ अ फॉस्फीन एंड अदर बायोमेकर जो है जो लोकेटेड है इन द एक्टिव वोल्केनो जो उस प्लैनेट पे है, ठीक है। एंड इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूज़ थी रिलेटेड टू द शुक्रयान, ठीक है, ये जो वेनस ऑर्बिटिंग मिशन है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़ है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड स्पेसिफिक, ठीक है, उन्होंने जो है लॉन्च किया, पब्लिश किया है एक रिपोर्ट रिलेटेड टू द जियो स्पेशल प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक 2020, ठीक है। तो ये जो बॉडी है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन रीजनल हब है जो प्रमोट करता है कॉपरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज कि वो अचीव करे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन जो अंडर में आती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड इंडिया भी इसका मेंबर है। अब हम देखते हैं ये जो रिपोर्ट उन्होंने बताई है तो उसमें की फाइंडिंग में क्या पता चला है। तो की फाइंडिंग में ऐसा पता चला है कि जो एशिया और पैसिफिक नेशन से आर इंक्रीजिंगली लिवरेजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, एंड दस वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टूवर्ड द चैलेंजेस ऑन द ग्राउंड जो इंक्लूड करते हैं कंटेनिंग द पैंडेमिक, ठीक है। एशिया पैसिफिक plan of action on a space application for a sustainable development 2018 to 2030, ठीक है, was adopt किया गया था to capitalize the technology and geospatial innovation in this region। रिपोर्ट प्रेस करती है कि इंडिया का जो इनिशिएटिव है दैट इज भुवन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, and along with this report call for reskilling of a young workers कि वो enhance करें उनका knowledge integrating geospatial data with the other data and along with this enhance करें data security and privacy को, ठीक है। तो these are the few की फाइंडिंग रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो ये इमर्जिंग फील्ड है ऑफ अ स्टडी जो इंक्लूड करती है GIS दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, RS दैट इज रिमोट सेंसिंग एंड GPS दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
ये इनेबल करती है एक नॉलेज, ठीक है, इनेबल करती है कि हम एक्वायर करें डाटा that referred to the earth and used for analysis, modeling and stimulation along with the visualization. ठीक है, जो geospatial technology होती है, ठीक है, will be center to the information management in India in future and along with this ये इसका जो application रहेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं help करेगा टू हैव अ ग्रेटर सोशल एंड अ नेशनल रिलेवेंस. ठीक है, वेरियस जीआईएस बेस्ड इनिशिएटिव जो है अब तक इंडिया थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए हैं, वो उनमें से अगर देखा जाए नाम, तो नेशनल रिसोर्स information system under national natural resource management system of a planning commission, national spatial data infrastructure of a department of science and technology, national urban इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर. ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जीएस बेस्ड इनिशिएटिव जो है इंडिया थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए हैं. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज अ 6 प्रायोरिटी थीमेटिक जो है अंडर द इम्प्लीमेंटेशन अंडर द प्लान ऑफ एक्शन जो सपोर्ट करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड अ सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर अ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं. ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड पॉइंट है. आई विल डिस्कस दिस फिगर जस्ट आफ्टर कंक्लूडिंग फ्यू अदर पॉइंट. ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ जियोस्पेशियल क्या है. तो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहला एप्लीकेशन इस तरीके से है कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करेगी या अलाउ करेंगी टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन जो बेस हो गए ऑन द इम्पोर्टेंस एंड द प्रायोरिटी रिसोर्सेज. ठीक है, विद द लिमिट इन द नेचर. ठीक है, जियोस्पेशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रूवन है एज ए इंस्ट्रूमेंट इन डिलीवरिंग टाइमली एंड ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नेंस मैटर्स. नेक्स्ट इज अ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड अ रेजिलेंस. ठीक है, तो साइक्लोन फनी जो आया था उसके बाद वन ऑफ द सवेयर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल. ठीक है, उसके वजह से हम जैसे जानते हैं काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल को इम्पैक्ट हुआ है. एंड दिस इम्पैक्ट, ठीक है, वॉज कंटेन ड्यू टू द अर्लियर वार्निंग सिस्टम डिटेक्शन एंड यूजिंग द जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड रेडियो सेंसिंग सैटेलाइट. ठीक है, उसके थ्रू भी जो है हम इनिशियल जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड फर्दर जो है उसका जो डाटा है, ठीक है, वो डिफरेंट डिजास्टर जो है उसको मैनेज करने के लिए हेल्पफुल रह सकता है. नेक्स्ट इज अ सोशल डेवलपमेंट. अभी सोशल डेवलपमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया है रिलेटेड टू द ओडिशा. तो ओडिशा जो है हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन एंड मैप जो प्रोड्यूस की गई है बाय द ड्रोन इमेजिनरी टू ग्रांट अ लैंड टाइटल टू द स्लम डिवेलर्स एंड दस उनका जो स्लम पॉपुलेशन है उसका भी डिक्रीमेंट दिखाई दिया है. इन एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाए सैटेलाइट बेस्ड फिशिंग, ठीक है, उसके साथ साथ प्रिसाइज एग्रीकल्चर मॉडलिंग एंड मॉनिटरिंग द क्रॉप कंडीशन. ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी. नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर. ठीक है, तो डिटरमाइनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ लोकेशन ऑफ अ जनरेटिंग सोलर एनर्जी. ठीक है, तो इसरो ने यूज़ किया है सोलर डाटा जो डिराइव किया गया है फ्रॉम सच जियो स्टेशनरी सिस्टम. और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये जो जियो स्पेशल या जीरो सोलर डाटा जो ऑब्टेन किया है उन्होंने, ठीक है, वो ऑब्टेन किया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कल्पना से. ठीक है, नेक्स्ट इज द कनेक्टिविटी. अगर कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है थ्रू द रोड असिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो असिस्ट कर सकती है एक प्रॉपर और एक्यूरेट, उसके साथ साथ एक साइंटिफिक मेंटेनेंस प्लानिंग इन्हांस कर सकती है रोड सेफ्टी मेजर्स को. ठीक है, और हेल्प कर सकती है फॉर द प्रॉपर प्लानिंग जो डेवलप की जाती है बाय द नेशनल हाईवे नेटवर्क इन इंडिया. नेक्स्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, तो इंडिया और वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप की गई है बाय द इसरो वो प्रोवाइड करती है एक सिंगल पोर्टल फॉर ऑल वाटर रिसोर्स डाटा एंड द इंफॉर्मेशन एंड दस एक प्लानिंग डेवलपमेंट और एक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट इज द लैंड यूज मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसके पर्पज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का. ठीक है, तो ये हो गया कुछ एप्लीकेशन किस तरीके से जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एक यूजफुल होती है. अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है, वो फॉर द that we can face while implementing or while effectively use of a geospatial information. So challenges is that the absence of a comprehensive geo data policy. ठीक है, तो there are total 17 national level policies and rules जो डील करते हैं with regard to the geospatial data under a 6 ministry and the department. And despite having this much, ठीक है, 17 national level policies, एक जो है national data एक जो है
एक कंपरेंसिव जो डाटा पॉलिसी है, जियो डाटा पॉलिसी, उसका अब्सेंस है यहाँ पे। और एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशनल डाटा शेयरिंग एंड असेसिबिलिटी पॉलिसी 2012, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो जियो स्पेशल डाटा है क्रिएटेड इन इंडिया लाइज इन अ सिलोज, दैट इज वहाँ पे कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, दैट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में एक एडेड है, ठीक है, एक सिंगल डाटा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। नेक्स्ट इज अ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर जो है प्लेड एन वाइटल रोल की प्रॉपर स्टोरेज और प्रोसेसिंग हो डाटा का। और इंडिया जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है जिसका नाम है परम सिद्धि एआई, ठीक है, उसका रैंक 63 आया है अमॉन्ग द ऑल वर्ल्ड के जितने भी फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि इस रैंक 63 जो आया है, ठीक है, तो मतलब उतना एडवांस नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। एंड नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग अ रेफरेंस सिस्टम, ठीक है, तो एक रैपिड बिकमिंग, इट इज़ रैपिडली बिकमिंग अ प्रिफरेंसिंग मेथड जो एक्यूरेट 3D पोजिशनिंग, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक प्रॉपर उसका भी एक फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है, कि कंटिन्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज एसेसिबिलिटी, ठीक है, तो एसेसिबिलिटी ऑफ अ स्पेस डिराइव्ड डाटा, तो नेशनल स्पेस डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट इज़ ओनली अ स्पार्शियली ओपन एंड फ्री फॉर द पब्लिक, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, दस अवेबिलिटी ऑफ अप टू डेट कंसेप्चुअल एंड इनोवेशन फॉस्टरिंग डाटा, ठीक है, वो भी काफ़ी लिमिटेड है। एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी डिवाइड एंड अ लैक ऑफ अ डाटा प्राइवेसी, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू चैलेंजेस रिगार्डिंग द अदर पॉइंट, ठीक है, कि अभी क्या है, व्हाट नीड टू बी डन, जो एबल करे कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली। तो सबसे पहला है कि इन्वेस्टमेंट जो है इन द नेशनल एक्सपर्ट्स, ठीक है, फॉर बिल्डिंग नेशनल कैपेसिटी, ठीक है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ इंटीग्रेट करना चाहिए ग्राउंड और स्पेस डाटा को अक्रॉस डाटा, ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल और स्पेस डाटा है उसका प्रॉपरली जो है इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फॉर ऑप्टेनिंग अ मोर एविडेंसेस एंड टू एनालाइज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड सेफ्टी एंड इथिक्स ऑफ द डाटा, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है इन्फॉर्म कंसर्न वेदर पॉसिबल एंड यूजिंग अ सेकेंडरी लेवल डाटा विद अ क्वेश्चन, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। एक प्रोवाइड करना है ओपन डाटा एक्सेस, ठीक है, जो हेल्प करेगा, ठीक है, सॉरी, प्रोवाइड करना चाहिए ओपन डाटा एक्सेस बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर अ ओपन डाटा एक्सेस, ठीक है। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है फॉर द यूज एंड एनालिसिस ऑफ अ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन द डाटा स्टोरेज एंड द कंप्यूटेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन करना चाहिए विद द लोकल एंड द इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक नीड है, ठीक है, दिस आर द फॉलोइंग पॉइंट वी कैन डू फॉर इनेबलिंग द प्रॉपर यूज ऑफ अ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बॉक्स है उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलेटेड दी है, ठीक है। यहाँ पे 15 गोल मेंशन किए गए हैं एंड एज यू नो दैट दे आर डिवाइडेड इनटू द 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। तो उसमें से है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रिजिलेंस, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, एनर्जी, कनेक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यों आया, आपको क्वेश्चन आया होगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है दे विल हेल्प टू एनहांस द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलेंस, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली एनालिसिस होगा तो जो डिजास्टर रिलेटेड है, ठीक है, जैसे साइक्लोन वगैरह, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर हमें जो है इनिशियली डाटा जो है ऑब्टेन कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है, तो उसके लिए हेल्प होगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने डिस्कस किया कि सोशल डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये वाला बॉक्स मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जब उनके एप्लीकेशन डिस्कस किए ना, ठीक है, जैसे सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, एनर्जी सेक्टर्स में, ठीक है, तो कनेक्टिविटी सेक्टर्स में, ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है एसडीजी के, ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आंसर किया गया है। एंड दस यू कैन ऑल्सो यूज सच टाइप ऑफ अ पॉइंट वाइल आंसरिंग द मेन्स आंसर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को जो है वैल्यूएट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग अ ड्राफ्ट डाटा सेंटर पॉलिसी 2020 एंड इंडिया एज अ ग्लोबल डाटा सेंट्रल हब। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है, दैट इज़ अ ड्राफ्ट सेंटर पॉलिसी, जिसका एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल डाटा सेंटर हब बनाए और प्रमोट करे ज़्यादातर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, प्रोमोट अ डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था, तो जो डाटा सेंटर है इट इज़ डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस विद इन द बिल्डिंग और अ सेंट्रिक लोकेशन वेयर कंप्यूटेशन एंड नेटवर्किंग equipment is concentrated for the purpose of collecting, storing, processing, distributing or allowing the access of a large amount of a data। ठीक है, तो अभी क्या है, ठीक है, डाटा सेंट्रिक डाटा सेंटर अगर देखा जाए तो इस टाइप का एक बिल्डिंग या सेंट्रिक लोकेशन जो जहाँ पे जो है कंप्यूटेशन इस तरीके से किया गया होगा कि जहाँ पे प्रोसेस, कलेक्ट, स्टोर या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, तो टाइप ऑफ अ डाटा सेंटर जो है यहाँ पे दो टाइप दिए गए हैं। सबसे पहला है कि को लोकेशन डाटा सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेंगे, एक लार्ज डाटा सेंटर जो फैसिलिटेट करेगा दैट रेंट आउट अ रैक स्पेस टू द थर्ड पार्टी क्लाइंट। ठीक है, और फॉर किसके लिए, हाउसिंग देयर सर्विसेज और द अदर नेटवर्क इक्विपमेंट। एंड नेक्स्ट क्या रहेगा, एज डाटा सेंटर। तो एज डाटा सेंटर क्या है, इट इज़ अ हाईली लोकलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, विच कैन बी इफेक्टिवली कैटर करेगा टू द बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल क्लस्टर ऑफ मशीन्स एंड अलॉन्ग विद दिस एक्सटर्नल मैकेनिज्म को भी। ठीक है, तो दो टाइप का डाटा सेंटर रहेंगे, दैट इज अ को लोकल लोकेशन डाटा सेंटर एंड सेकेंड इज अ एज डाटा सेंटर। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डाटा सेंटर का। ठीक है, इन द इंडिया, तो सबसे पहला उसका इंपॉर्टेंस है कि फुलफिलिंग द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि लार्ज साइज ऑफ अ डिजिटल पॉपुलेशन इन इंडिया एंड अ ग्रोथ ऑफ अ ट्रेजेक्टरी इन द डिजिटल इकोनॉमी, स्पेशली अगर सर्विस सेक्टर्स में देखा जाए, तो दस हमें जो है बहुत ज़्यादा नीड है कि इसी तरीके का एक डाटा सेंटर होना चाहिए। अगर एक स्टैट देखा जाए तो इंडिया जो है इट इज़ अ होम ऑफ 1.15 बिलियन मोबाइल यूज़र, 666 मिलियन ब्रॉडकास्ट यूज़र। ठीक है, तो उसके जैसे काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में जो डिजिटल ठीक है कनेक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जो है दिखाई दे रहा है, दस देर इज़ एन ग्रेटर नीड कि हमें इस तरीके का एक डाटा सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ मेंटेनिंग अ डाटा सोवेनिटी। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ अ डोमेस्टिक डाटा सेंटर जो अलाउ करेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अलाउ करेगा कंपनीज को कि वो स्टोर करे क्रिटिकल पर्सनल डाटा और उनकी जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ऑफ इंडियन सिटीजन विद इन इंडिया। नेक्स्ट इज अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, तो जो इंडिया का डाटा सेंटर मार्केट रहेगा, ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेड कि वो रीच करे अप्रोक्सीमेट उसकी जो वैल्यू है 4 बिलियन एंड बाय 2024, एंड दस वो एक मेजर रोल प्ले करेगा इन जॉब क्रिएशन, उसके साथ साथ फॉर ब्रिंगिंग अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल सर्विसेज टू द अदर सेक्टर। ठीक है, तो जो ग्रोथ ऑफ अ डाटा सेंटर वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू बिल्ड और फॉर इनेबलिंग सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पे प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज जैसे कि डाटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डाटा, बिग डाटा, ठीक है, बिग डाटा एनालिसिस, ठीक है, उसके लिए भी जो है हेल्पफुल रह सकता है। एंड दिस आर द फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ द डाटा सेक्टर इन इंडिया। मूविंग टूवर्ड द फैक्टर जो इनेबल करते हैं टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ अ डाटा सेंटर इन इंडिया, सो द फर्स्ट वन इज द रैपिड ग्रोथ इन द डाटा कंजप्शन। तो अगर पर कैपिटा डाटा कंजप्शन देखा जाए तो उसका एस्टिमेट जो है फ्रॉम 2.4 GB इन 2017 वो 14 GB तक हो गया बाय 2022। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ अ बैंडविड्थ प्राइजेस, अवेबिलिटी ऑफ अ हाई स्पीड डाटा, कनेक्टिविटी एंड सर्च इन अ सेक्टर जैसे कि ई कॉमर्स हो गया सेक्टर, या डिजिटल एंटरटेनमेंट, ठीक है, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए। ठीक है, एंड दिस आर द फ्यू रीजन कि क्यों रैपिड ग्रोथ दिखाई दे रही है इन द डाटा कंजप्शन। नेक्स्ट इज द डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे काफ़ी ज़्यादा डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे कि ई गवर्नेंस ड्राइव, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया। ठीक है, इस तरीके के मिशन की वजह से भी जो है डाटा की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, डाटा का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए कि स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, उन्होंने प्रोवाइड किया है इंसेंटिव टू द डाटा सेंटर कंपनीज।
ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज अपकमिंग ट्रेंड, ठीक है, तो एडॉप्शन ऑफ अ 5G, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स एंड IoT हो गया, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, आर एक्सेप्टेड कि इनका जो है इंक्रीज द स्टोरेज वॉल्यूम रिक्वायरमेंट इन द एडिशन ऑफ अ डिजिटलाइजेशन फिलिप्स, एंड दस हम बोल सकते हैं अपकमिंग ट्रेंड्स को देखते हुए दिस आर द वन ऑफ द फैक्टर जो इनेबल करता है ग्रोथ ऑफ अ डाटा सेंटर इन इंडिया। नेक्स्ट इज अ डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, ठीक है, तो सेवरल प्रोविजन ऑफ अ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो था 2019 का, एंड एक जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी थी वो रिक्वायर्ड करती है कि स्टोर करे क्रिटिकल डाटा विद इन द कंट्री। अलॉन्ग विद दिस जो RBI है उन्होंने भी मैंडेट किया है कि रिक्वायर्ड जो पर्सनल फाइनेंशियल डाटा होता है इंडियन सिटीजन का वो लोकली इंडिया के ही सर्वर में स्टोर हो, एंड सच लोकलाइजेशन नॉर्म्स आर लाइकली टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ अ डाटा सेंटर इन द इंडिया। अदर फैक्टर्स अगर देखा जाए तो हाईली एडॉप्शन ऑफ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि सर्विस रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट आई विल हाईलाइट द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अदर फैक्टर्स के बारे में, देखिए डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, ई कॉमर्स हो गया या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हो गया, तो अदर फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है फॉर अ मोर डाटा सेंटर्स इन इंडिया। व्हाट आर द चैलेंजेस वाइल इस्टेब्लिशिंग ऑफ सच डाटा सेंटर, तो सबसे पहला चैलेंज रहेगा कि अनस्टेबल एंड एक्सपेंसिव पावर सप्लाई, ठीक है, तो अनअवेबिलिटी ऑफ अनरिप्टेड क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हिंडर कर सकती है, हर्डल ला सकती है इन द डाटा सेंटर इन इंडिया, ठीक है, जैसे हम जानते हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पावर फेलियर के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, दस ड्यू टू दिस वन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि अनस्टेबल और एक्सपेंसिव प्राइस पावर सप्लाई। नेक्स्ट इज अ नीड ऑफ अ रोबस इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, तो डाटा सेंटर के लिए ऑब्वियसली एक हाई बैंडविड्थ स्टेबल और सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी, एंड अगर इंडिया का केस देखा जाए तो इंडिया की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ अ पब्लिश्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, सच एज अ स्पेशलाइज बिल्डिंग नॉर्म्स, ठीक है, फॉर बिल्डिंग अ डाटा सेंटर, ठीक है, वो भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज अ स्किल स्टोरेज, ठीक है, तो नीड है ये सेक्टर जो है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल की नीड होती है, एंड दस उतनी जो है इस फील्ड में इंडिया के उतने पर्सनल्स नहीं हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज दैट अ कॉस्ट रियल इस्टेट, ठीक है, जो डाटा सेंटर्स है आर मेनली इस्टेब्लिश इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एंड दस हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट कमर्शियल लैंड की बहुत ज़्यादा है, एंड नेक्स्ट इज अ नीड ऑफ अ हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो डाटा सेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, एंड दस वी कैन से दैट इंडिया के जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द इकोनॉमी, ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस हो गए, NPA लिक्विडिटी क्राइसिस, एंड दिस आर द फ्यू क्राइसिस, एंड दस वी कैन से दैट जो हाई इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है वो भी अराइज हो सकता है एज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ठीक है, तो लैक ऑफ इनोवेशन एंड लो इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है हमको IT और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, ठीक है, एंड दिस वी कैन say that this is also one of the important point while considering the challenges for establishing a data center in India. Regarding the key feature of a data draft policy 2020, ठीक है, क्या क्या पॉलिसी वहाँ पे है, ठीक है, जिसका मेन एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल डाटा सेंटर हब बनाए, तो उसमें उस पॉलिसी में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन है, सबसे पहला है कि प्रपोजल वहाँ पे मेंशन किया है कि इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस लाया जाए, ठीक है, टू द डाटा सेंटर, उसके साथ साथ सिंप्लीफाई क्लियरेंस, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो भी इस्टेब्लिश किया जाए, सेटिंग अप अ प्री प्रोविजनल डाटा सेंटर पार्क, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी हो गया, वाटर अवेबिलिटी, अलॉन्ग विद दिस बाकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी एक प्रॉपर जो है इनासमेंट हो, ठीक है, उसका भी प्रॉपर सेटअप हो। नेक्स्ट इज अ डाटा सेंटर टू बी डिक्लेयर एज ए इसेंशियल सर्विसेज, ठीक है, तो अंडर द इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट 1968 इसके अंडर में जो है डाटा सेंटर जो है उसको डिक्लेयर किया जाए एज इसेंशियल सर्विस, वो भी मेंशन किया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ अनइरप्टेड क्लीन एंड अ कॉस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग डाटा सेंटर एज अ सेपरेट कैटेगरी अंडर द नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें भी जो रिकॉग्नाइजिंग डाटा सेंटर उसको भी एक सेपरेट कैटेगरी में मेंशन करना चाहिए। सेटिंग अप अ डाटा सेंटर इकोनॉमिक जोन, ठीक है, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो प्रपोज करे कि एक सेटअप किए करे 4 डाटा सेंटर दैट इज इकोनॉमिक जोन, ठीक है, 4 डाटा सेंटर इकोनॉमिक जोन, ठीक है, तो वो भी सेट किया जाए।
प्रमोट करें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, सेटिंग अप द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, वहाँ पे 2 बॉडीज का मेंशन किया गया है, दैट इज अ इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावरमेंट कमिटी जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ सेक्रेटरी रहेंगी, इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी के अंदर, एंड इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर इंडस्ट्री काउंसिल भी स्टैब्लिश हो। ठीक है, तो ये सारा जो है इंपॉर्टेंट प्रपोजल मेंशन किए गए हैं रिगार्डिंग अ ड्राफ्ट ऑफ अ डाटा सेंटर पॉलिसी 2020। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज सीवी रामन के बारे में न्यूज़ है। तो रिसेंटली चंद्रशेखर वेंकटा रमन, उनकी उनकी जो 50 डेट एनिवर्सरी थी, ठीक है, 21 नवंबर 2020 को ऑब्जर्व की जाती है। इनके बारे में अगर देखा जाए, उनका बॉर्न हुआ था तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। ठीक है, ही वॉज बॉर्न एज अ वर्क एज अ सिविल सर्वेंट इन द इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कलकत्ता। उन्होंने फाउंड किया है एक इंडिया जर्नल ऑन फिजिक्स इन 1926, इंडिया एकेडमिक ऑफ साइंस 1993, एंड इस्टेब्लिश किया रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एट बैंगलोर इन 1948। उनको नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स भी मिला है 1930 को, एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ रमन इफेक्ट एंड द भारत रत्न इन 1954। इंडिया सेलिब्रेट करती है नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी ऑन रिकमरेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट इन 1928। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए फिजिक्स में सीवी रमन का, तो जो रमन इफेक्ट है और रमन स्कैटरिंग उन्होंने पब्लिश किया 90, ठीक है, उसके रिलेटेड जो मैटर है उन्होंने पब्लिश किया 1992 को। ही पब्लिश इज वर्क ऑन अ मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट विच अल्टीमेटली डिस्कवर करता है रमन इफेक्ट इन 1928। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बताया, तो जो लाइट होता है कंसिस्ट करता है पार्टिकल जिसको फोटोन बोलते हैं, एंड एनर्जी होती जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी जितना वो ट्रैवल करती है। एंड व्हेन दिस स्ट्राइक अ मॉलिक्यूल, ठीक है, जो फोटॉन्स होते हैं, जो लाइट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जब स्ट्राइक करते हैं इन अ मीडियम ऑफ अ हाई स्पीड, दे यूज टू बाउंस बैक एंड स्कैटर इन द डिफरेंट डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। ठीक है, तो उसको उन्होंने रमन इफेक्ट करके बोला है। एंड डे लाइट इंटरेक्ट करती है विद द गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर और स्कैटर होती है एंड कमिंग बैक स्ट्रेट टू द वन साइड फ्रॉम द सन। ठीक है, तो जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर होती है ज़्यादा, एंड दस हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, इन्वॉल्व्स इन द आई एंड ऑलमोस्ट इट कवर विद इन द स्काई। एंड नेक्स्ट इज येलो और रेड लाइट जो होती है वो स्कैटर द लिस्ट, एंड टिपिकली हम बोल सकते हैं येलो सन और जनरली रेड सन। ठीक है, तो वो स्कैटर लिस्ट होता है, दस वी कैनॉट वॉच इन अवर नेकेड आइड। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट। अब हम देखते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, crystallography, orientation of a sample and the changes in the vibrational frequency for the chemical bond in the Raman effect। ठीक है, तो it is used in the varied field जैसे कि non destruction, माइक्रोस्कोप और केमिकल एनालिसिस एंड इमेजिनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, की इंफॉर्मेशन इजीली और क्विकली ऑब्टेन हो सकती है। इट कैन बी यूज एज अ रैपिड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ केमिकल कंपोजिशन एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल। ठीक है, आइदर वो सॉलिड में हो, लिक्विड में, गैस में हो या अदर फॉर्म। ठीक है, रमन जो स्पेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मॉनिटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो उसके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका यूज़ है। अलॉन्ग विद दिस इट इज़ एडिशनल यूटिलाइज कर सकते हैं इन द मेडिएशन ऑफ अ रिसर्च लिविंग सेल्स, टिश्यूज एंड इवन अ डिटेक्शन ऑफ अ कैंसर। ठीक है, तो इस तरीके से रमन स्पेक्ट्रोस्कोप जो है उसका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। रिगार्डिंग द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द स्कैटरिंग बाय द ओशियन। ठीक है, तो ही यूज अ प्रिज्म miniature optical instrument and a optical device to review the sky, and therefore ocean and are found that ocean was scattering the light। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बताया। एंड दिस लीड टू द अपोज ऑफ अ व्यू जो लॉर्ड रैलिफ ने बताया था। ठीक है, रैलिफ ने बताया था, हु सेड दैट सी कलर जो है इज सोमली अ मिरर इमेज ऑफ अ स्काई कलर। ठीक है, तो स्काई का कलर के वजह से जो है ओशन ब्लू होता है। ठीक है, उसको काउंटर करते हैं उनकी जो ये व्यू है रिगार्डिंग द स्कैटरिंग ऑफ द ओशियन। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं हमारा जो आज का न्यूज़ डिस्कशन था रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जस्ट आई विल हाईलाइट द न्यूज़ जो हमने कवर किए।
सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैन जो स्पेस मिशन है उसके बारे में, एंड नेक्स्ट गगनयान जो मिशन हम बोल रहे हैं इंडिया विल लॉन्च। नेक्स्ट इज शुक्रयान के बारे में देखा, वेनस क्या होता है, उसके कितने क्या क्या सिमिलैरिटीज है विद द अर्थ, वो भी कवर कर लिए। नेक्स्ट इज जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, उसका किस तरीके से हम इनासमेंट कर सकते हैं एंड इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज जो हमारा रिसेंटली ड्राफ्ट है रिगार्डिंग द डाटा सेंटर पॉलिसी, कि इंडिया को एक डाटा सेंटर हब किस तरीके से बनाना चाहिए, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द नीड ऑफ अ हब, किस तरीके से हम इंडिया को डाटा सेंटर हब बनाए, उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट रिगार्डिंग द सीवी रमन, ठीक है, तो रमन इफेक्ट क्या था, उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इस फील्ड में, उसके बारे में हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी उसको हमने कवर कर दिया। सॉरी जस्ट फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो हमारी जो ये न्यूज़ थी उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।